अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, मुझे यकीन है कि आपकी भी ईद भरपूर गुजरी होगी, अपनों के साथ पुरअमन तरीके से आपने ईद मनाई होगी और अपनों के साथ आपने खुशियां शेयर की होंगी। ईद के बाद हमारा ये पहला प्रोग्राम है और पाकिस्तान में करंट अफेयर में आगे चलकर बहुत कुछ होने वाला है। पाकिस्तान में आगे चलकर एक हुकूमत की तब्दीली है, एक निगरान सेटअप आने वाला है, इलेक्शन होने वाला है और इस हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी रही है, किसी को माइनस होना है, एक बड़ी जमात इलेक्शन में जाएगी नहीं जाएगी इसका फैसला होना है, अगली हुकूमत कौन बनाएगा अभी ये तय होना है और अगला वजीर आज़म कौन होगा अभी इसके लिए भी चुनाव होना है। तो इसीलिए हमने सोचा कि ईद के बाद इसी के ऊपर बातचीत की जाए कि अगला वजीर आज़म कौन होगा, इलेक्शन कब होगा, निगरान सेटअप कब आएगा। इन तमाम मौज़ूआत के साथ हम आज के प्रोग्राम में आपके साथ हैं। मेरे मेहमान जो कि ख़ुसूसी तौर पर आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में हैं, हमें ज्वाइन किया है सामिया खान ने, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। आप उनका नाम, उनका चेहरा, उनकी पहचान सब जानते हैं। माया नास हैं पाकिस्तान में और सामिया आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं साद अख्तर साहब, स्पिरिचुअल स्कॉलर हैं और साथ भाई को भी आप देखते हैं कि वो कॉलम भी लिखते हैं और यूट्यूब पे भी उनका बहुत सारी इस तरह की पेशनगोइयों के साथ साथ आप उनकी रूहानी जो तालीमात हैं उनको भी आपके सामने आप देखते हैं। हमारे साथ हैं दाऊद साहब, टैरो कार्ड रीडर हैं और इनकी भी पेशनगोइयाँ आपके सामने हैं। इन सब के जो ख्यालात हैं, तालीमात हैं और जो इनकी अपनी अपनी प्रेडिक्शंस हैं आज के प्रोग्राम में होंगी। आप दोनों को भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। पहले लेडीज़ फर्स्ट के साथ मैं सामिया खान को प्रोग्राम में कहूँगी कि आप प्रोग्राम का आगाज़ करें और सबसे पहले बताएं कि इस वक्त एक साल मुल्क में बड़ा ही हलचल रही, सियासी अदम इस्तेकाम रहा और क्या इस वक्त मुल्क में आप एक सियासी इस्तेकाम देखती हैं या ये आप वक्ती बुलबुला देखती हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी तौर पर है? बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। आपके प्रोग्राम में शायद मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, वेलकम। हाँ, और दूसरा ये कि थोड़ी सी कहानी गुज़िश्ता से पेवस्ता इस तरह है कि मेरा तो जो टाइम प्रिडिक्टेड है इट्स ऑन, स्टिल इट्स ऑन। अगर जो लोग मुझे सुनते हैं वो जानते हैं कि मैंने पिछले साल 19 जनवरी 2022 से लेके मैंने ये कहा था कि जी 23 जनवरी 17 जुलाई तक अभी मुल्क में कियोस टाइप सूरत हाल चलेगी और जो है आप लोगों को एक अफरा तफरी और पता नहीं चलेगा कौन किस तरफ चल रहा है। तो वो अभी मेरी डेट थोड़ी सी और आगे है और फिर उसके बाद आप देखोगे कि रब ने चाहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जैसे लोग बहुत कहते थे कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा, और अल्लाह के फजल से मैं उस रब के सदके जाऊं जिसने इस पेशगोई की लाज रखी, इज्जत रखी, कि मैं तब भी कहती थी कि मुल्क दिवालिया नहीं होगा। कोई ना कोई जो है रब ताला मनोसलवा की तरह इस मुल्क की मदद होगी और हम डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, जब तक 20th में नहीं गुजरी थी मुझे ऐसे लगता था कि पाकिस्तान खतरे के जोन में है, पाकिस्तान अभी डेंजर जोन में है। और अगर इस साल अगर आप मेरी पेशगोइयों को पिछला रिव्यू दें तो मैंने कहा था कि 21 मार्च से शुरू होने वाला साल पाक फौज का साल है, जो फौज की साख को डेंट डाला गया उसकी बहाली, उसकी रिकवरी का साल है। और फिर मैंने ये भी कहा था कि 25 मार्च से 20 मई के दरमियान कुछ ऐसे वाकयात हो सकते हैं कि फौज की फिरकी घूम भी सकती है। और मुझे नहीं पता था कि बीच में, क्योंकि गैब का इल्म अल्लाह ताला की जात के पास है, मेरे पास जो इल्म है वो एक अंदाजे हैं, इंसानी अंदाजे हैं, जिसे मैं रोड मैप कहती हूँ जिंदगी का। और जो है ये मुझे भी नहीं पता था कि बीच में 9 मई जैसा वाकया आ जाएगा कि जीरो टॉलरेंस जो है वो एक हमें एक सुनने को इस्तियारा मिलेगा। और लेकिन ये जरूर है कि अब पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से सेफ जोन में है। 17 जुलाई के बाद शुरू होने वाला टाइम आपको स्टेबिलिटी का टाइम भी अल्लाह के हुक्म से नजर आएगा।
पाकिस्तान अब पटरी पे चढ़ेगा, ये तो मैं खुश उम्मीदी के साथ यानी कि कह सकती आपने हूँ। ये कहा है सामिया कि जैसे कि आपकी ये प्रिडिक्शन थी कि फौज की फिरकी घूम सकती है, तो उसमें 9 मई का वाकया आया और वाकई जीरो टॉलरेंस वाली जो आपने बात की जी ऐसा ही जी हुआ। उसमें लोग एक और बात करते थे, अक्सर ये पेशनगोई भी की जाती थी, तज्जिया भी आता था कि शायद मार्शल लॉ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हम उस जोन से तो निकल गए हैं, उस फैक्टर से निकल गए हैं, बिल- अब हम बिल्कुल जी नहीं। क्या बिल्कुल माशाल्लाह का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो एक देखें, मेरे पास इन दिनों में क्योंकि जब अल्लाह ताला कि फिर मैं उन्हीं की शुक्रगुजार होती हूँ कि उन्होंने मेरे पूरे पैराग्राफ की इज्जत रखी। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए, इवन जो कि जिनका ताल्लुक फौज से रह चुका था, या वो पीटीआई के साथ उनकी बहुत अकीदत थी। यकीन करें, मैंने उनको भी आंसुओं से रोते देखा 9 मई के वाक़ये के ऊपर जो है, हम्म क्योंकि एक एक टची था और ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान को उसके इदारों को जानबूझ के कमजोर किया जा रहा है। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क सेफ जोन में आ गया है, सेफ जोन में आ आहिस्ता गया, आहिस्ता ठीक ठीक है। बिल्कुल सेफ जोन जी में आ ठीक है, गया। जो अब आगे जिंदगी बढ़ेंगे, का अब खतरा था आगे वो बढ़ेंगे टल सामिया। गया है। हमारे साथ जी जी बिल्कुल। दाऊद जी हैं। दाऊद जी, आप बताइए कि पाकिस्तान सेफ जोन में, सामिया कह रही हैं आगे है, आपकी भी प्रेडिक्शन है कि सियासी तौर पर, ख़ासकर हम सियासी तौर पर इंतशार का शिकार थे और अब हम सेफ जोन में हैं, ये समझ लें? जी बिल्कुल, सामिया ने बिल्कुल सही कहा। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं और ख़ासकर टैरो कार्ड की बात करते हैं, बिलाशुबा पाकिस्तान मुश्किल मरहले से गुज़र कर अब बेहतरी के मराहल में दाखिल हो चुका है। और अगर बात करते हैं IMF की, तो IMF जो है रिलीफ देगा, और अगर हमें 9 माह का वक्त मिला है तो मैं कहता हूँ कि ये और बढ़ जाएगा। पाकिस्तान में मज़ीद अमदाद आएगी और पाकिस्तान के माली हालात के साथ साथ मुआशी इस्तेहकाम नज़र आता है आने वाले वक्त में। और ख़ासकर 2 से 3 माह जो है सियासी देंगा मुश्ती ज़रूर होगी और आपस में इख्तलाफात ज़ोर पकड़ेंगे। अभी मज़ीद पकड़ दकड़ की सियासत होना है और जो ईद के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला था वो मज़ीद अभी बढ़ेगा। और ख़ासकर ये जो है सियासी देंगा मुश्ती, इसमें अक्टूबर और नवंबर में काफ़ी इस्तेहकाम आएगा और फिर एक अलामिया जारी होगा इलेक्शन का, और इलेक्शन के अलामिया के बाद जो है सूरत हाल बदल जाएगी। और ख़ासकर इस सूरत हाल में जी ठीक है, आपकी दो राय है, ये है कि एक तो हम सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत खुशाइन बात है, लेकिन उसके साथ साथ हम इलेक्शन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इलेक्शन में आगे किस तरह से जाएंगे, क्या क्या होगा, वो बड़े मरहले हैं और उन सारों को आगे लेकर बढ़ना है, उसकी तरफ बात करते हैं। लेकिन आपने बात की है गिरफ्तारियों की। साद भाई, आप तो सबसे पहले ये बताइएगा कि एक तो आप भी समझ रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम आ गया, मुआशी इस्तेहकाम आ गया, आगे सब अच्छा होने वाला है, और उसके साथ साथ ये बताइए कि गिरफ्तारियों की बात की दाऊद जी ने, आपको भी किसी बड़ी गिरफ्तारी का इम्कान नजर आ रहा है, जिसको ईद का कहा जाता है कि ईद का वक्त दिया गया था, अब वो वक्त ख़त्म हुआ चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बजाय गो मगो बात करने की क्लियर कट मैं बात करता हूँ कि डेफिनेटली PTI के चेयरमैन जो हैं उनकी गिरफ्तारी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ किसी मसलियत के तहत कई बड़े हस्तियाँ जो हैं मुल्क में और मुल्क से बाहर सर जोड़ के बैठे हैं, प्लानिंग की जा रही है और उसके बाद फ़ैसला तो हो ही चुका है। अब सिर्फ एक नहीं कई होनी है, एक नहीं कई ज़्यादा होनी है। और ये जो गिरफ्तारी की आप बात कर रहे हैं, ये गिरफ्तारी टेम्परेरी है या फिर वाकई ही कोई सज़ा जज़ा का अमल भी होगा, किस किस्म का है? नहीं, ये बहुत सीरियस है। अच्छा। ये नॉर्मल नहीं है। और मैं तो चूँकि एज ए जर्नलिस्ट आज़ादी राय पे बिलीव करता हूँ, तो मैं यहाँ ये बात बता दूँ कि 31 दिसंबर 2022 को जब मुझसे पूछा गया कि 2023 के बारे में, तो मैंने यही कहा था कि ये साल आ रहा है, वो शख्स सर्वाइव करेगा जिसके असाब मजबूत होंगे। ये असाबी जंग वाला साल है। तो जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं वो तो बड़े अपने आप को मजबूत असाबी लिहाज से कहते हैं। वो असाब हैं तो वो इधर बैठे हुए हैं ना। खैर, लेकिन बात ये है कि अब ये जो कहा जा रहा है, अब सामिया बहन ने भी और दाऊद भाई ने भी ये बात की है कि आगे स्टेबिलिटी आ रही है। अब मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसी दूर दूर तक कोई बात नहीं है। इवन हम 31 दिसंबर 2023 को भी बैठेंगे तो आप देख लीजिएगा कोई स्टेबिलिटी नहीं आई होगी। हाँ, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत आ सकता है,
لیکن یہ کہیں کہ ابھی مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں کوئی آ جائے گی حالات، نہیں بالکل نہیں، مجھے سیاسی دور تک استحکام نظر نہیں آ رہا. نہیں. اور آپ کو جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے بارے میں کہہ رہے ہیں گرفتاری ہوتی ہے، سزا بھی ہوگی، نااہلی بھی ہوگی، یہ سب کچھ ہونے والا ہے؟ نااہلی کا میں نہیں کہتا، میں سزا کی بات کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے، کیونکہ سامیہ بات ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی، تو اب ہم اس کے اوپر ہی بات، آپ کے بھی کومنٹ شامل کر لیں. ایک تو سعد بھائی نے آپ کی اس بات کو بالکل ہی رد کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی، آگے کچھ مثبت پیش رفت نظر نہیں آ رہی. دوسری وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری کا امکان جو ہے وہ بڑھ گیا عید کے بعد، اب ان کی گرفتاری بھی ہوگی اور سزا بھی آگے ہو سکتی ہے، ایسی ان کی پریڈکشن ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو انسانی علوم میں اختلاف رائے میں تو ویلکم کرتی ہوتی ہوں. ہر انسان کی علمی رائے ہے اور اس کو حق ہے اس کو دینا، اور ہمیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. جو ہے آپ لوگوں کے پاس تو، آپ لوگوں نے تو نیا وہ بنا لیا کہ جب ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہماری پچھلی پشین گوئیاں آپ ہمارے منہ پہ چلا دیتے ہیں کہ یہ غلط تھا اور یہ صحیح تھا. یہ بڑا نقصان ہو گیا ہوا ہے. اور فائدہ بھی جو تو بہت ہوتا ہے سامیہ، آپ کی جو پریڈکشن سچ ثابت ہوتی ہیں وہ بھی تو دوبارہ سے دکھاتے ہیں، ان کو بھی ریپیٹ کیا جاتا ہے، دوبارہ آنر کیا جاتا ہے. لیکن ہم لوگ ایٹ سٹیک ہوتے ہیں. یقین جانیے کہ میں تو بہت ڈرتی ہوں، میں تو ایک ایک لفظ بولتے ہوئے بہت ڈرتی ہوں. خیر، آپ نے جو خان صاحب کے بارے میں پوچھا تو یہاں پہ پھر ایک جملہ میں کہنا چاہوں گی کہ جب 19 جنوری شروع ہوئی تھی لاسٹ ایئر کی، تو خان صاحب کے بارے میں میرے الفاظ تھے کہ خان صاحب ساکھ بچائیے، اقتدار پھر بھی مل جائے گا نواز شریف صاحب کی طرح. ساکھ کو اگر ڈینٹ پڑا وہ irreparable ہوگا. اور صرف سیاسی نہیں، ذاتی زندگی کا نقصان. میں تو ان کی، اللہ معافی دے، مجھے تو یہ بھی خوف ہے کہ ان کی میرج کو خطرہ نظر آتا ہے. دوسرا یہ کہ جو ہے یہ پریڈکشن بھی آن ایئر ہے، میں کسی سے بیک آف نہیں کر سکتی. اور میں نے جب ان رجیم چینج سے پہلے ہی یہ پشین گوئیاں آن ایئر ہے اور آپ لوگوں کے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ اس میں بھی کہا تھا کہ خان صاحب سیاسی مدت پوری کرنے کے چکر میں بائی ہک اور بائی کروک آگے آپ کو عدت نہ کاٹنی پڑ جائے. اور جولائی سے جو وقت شروع ہو رہا ہے، خان صاحب کو 3 طرف سے ستارے ڈینٹ ڈالنے کی طرف اب تیار ہو گئے ہیں. تو اللہ پاک ان کی آسانی کرے اس وقت میں. لیکن ستارے ان کے اب جتنی سپورٹ دے سکتے تھے بچانے کے لیے انہوں نے دی. لیکن خان صاحب نے اچھا ہر سامیہ ایک چیز بتائیے گا، جیسے پی ٹی آئی چیئرمین کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، سعد بھائی نے آپ کو کیا لگتا ہے گرفتاری ہو سکتی ہے، ملک سے باہر جا سکتے ہیں، سیاسی طور پر وہ بالکل مائنس ہو جائیں گے؟ یہ تو آپ نے ان کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں تو کہا، تو کیا پاکستان میں رہیں گے، نہیں رہیں گے؟ دیکھیے، میں یہاں پہ پھر ایک تھوڑا سا کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو بہت ہی محدود علم دیا ہے، میں بہت بڑی بات نہیں کر سکتی. میں ایک ورڈ یوز کر رہی ہوں پچھلے سال سے کہ مجھے خان صاحب آنے والے وقت میں آئسولیشن میں نظر آتے ہیں. پاکستان میں ہی لیکن وہ آئسولیشن قید تنہائی بھی اللہ نہ کرے ہو سکتی ہے، یا وہ آئسولیشن آپ ملک سے جلا وطنی بھی صورت بھی ہو سکتی ہے. مطلب وہ اب آپ نے سیاسی طور پہ وہ ایکٹیو نظر آئیں گے، یہ مجھے بالکل ابھی نظر نہیں آ رہا. کم سے کم اگلے 5 سال اللہ انہیں زندگی عطا کرے، لیکن اگلے 5 سال میں تو نہیں کہتی کہ وہ مجھے پالیٹکس میں وہ کوئی لائم لائٹ میں نظر آتے ہوں. جی ٹھیک ہے، یہاں پہ بریک شامل کرنی ہے، اس کے بعد یہیں سے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت کس کا سیاسی مستقبل داؤ پر ہے اور کس کا خواب پورا ہونے والا ہے اگلی بار وزیر اعظم بننے کا. لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں، کیونکہ کروشل ٹائم ایک پارٹی پر ہے، ایک پارٹی کے چیئرمین پر ہے، ایک مقبول لیڈر رہنے والے پر ہے، تو اس کا مستقبل کیا ہے وہ زیادہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. داؤد بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی چیئرمین کے بارے میں پاکستان میں رہیں گے، گرفتاری ہوگی، وہ ایگزائل میں ہوں گے، جیل میں ہوں گے، سزا ہوگی، نااہلی ہوگی، اگلے 5 سال یا اگلے 10 سال آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی، پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو میں ان کا ٹیرو کرتا ہوں جناب، آپ کے سامنے لائیو کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ان کا کیا کرائٹیریا ہوگا اور کس طرح کی صورتحال ہوگی. میرے پاس ٹیرو کارڈ ہیں اور میں سٹوری آف عمران خان بناتا ہوں جناب، اور پھر اس کے مطابق آپ کو پریڈکٹ کر دیتا ہوں. لائیو ٹیرو کارڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کا آنے والا وقت
कैसा होगा, क्या वो बैरून मुल्क जाएंगे, क्या पाकिस्तान में ही उनको जेल हो सकती है, या क्या सूरत हाल नज़र आती है। तो मौजूदा एनर्जी में चेक करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनका आने वाला सियासी कैरियर कैसा होगा। टैरो कार्ड की एनर्जी क्या कहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खान साहब का आने वाला वक्त कैसा नज़र आता है। तो जनाब कार्ड मैं निकाल चुका हूं और ये कार्ड मैं आपको दिखाई भी दूंगा इंशाल्लाह जल्द। सबसे पहले तो खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने वाला, बहुत ज़्यादा जो है टेंशन क्रिएट होने वाली है, बहुत ज़्यादा हालात उनके ऊपर टाइट होने वाले हैं और हालात की सख्ती होगी, जिम्मेदारियां उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी। और मेरे पास जो सेकंड कार्ड है इसमें 3 का अदद है। 3 महीने खान साहब के लिए बहुत परेशान कुन रहेंगे। 3 महीनों में पहले जो 2 मंथ हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होगा और 3 महीनों के बाद खान साहब को रिलीफ मिलेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि 3 महीने में ये आउट ऑफ कंट्री जाने का भी चांस हो सकता है, इनको पाबंदे सलासल भी हो सकती है। मगर 3 महीनों के बाद आप देखिएगा कोई इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी या कोई इनको रिलीफ मिलेगा और बड़ा रिलीफ मिलेगा। और उस रिलीफ में ये फैसले करेंगे कि इन्होंने पार्टी को खुद लेकर चलना है या अपनी पार्टी को किसी और के साथ अटैच करना है। मगर खान साहब के लिए लेकिन वो रिलीफ उसी सूरत में है कि अगर वो कोई फैसला कर लेते हैं खुद पार्टी छोड़कर किसी और को दे दें। जी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। अगर वो उस रिलीफ में उनके पास 3 डिमांड आएंगी, 3 सूरत हाल आएंगी, 3 उनके पास दिए जाएंगे, 3 ऑप्शंस आएंगे और 3 ऑप्शंस के ऊपर उनको अमल करना होगा। अगर वो अमल नहीं करते तो फिर उनके लिए हालात मजीद खराब हो जाएंगे। राइट। मैरिज के बारे में क्या कहते हैं? साबिया कह रही है कि उनकी मैरिज भी उनकी मैरिज वाकईतन ही खतरे में है और उनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। मैं उनकी मैरिज का टैरो कार्ड कर देता हूं जनाब के खान साहब की जो है इस वक्त जो है मैरिज की सिचुएशन कैसी है। तो कंपैटिबिलिटी देखते हैं जनाब खान साहब की और उनकी बेगम की। तो बुशरा बीबी और खान साहब की आपस में कंपैटिबिलिटी इस वक्त क्या नजर आती है, टैरो कार्ड क्या कहते हैं। तो खान साहब और बुशरा बीबी की आपस में मौजूदा एनर्जी और कंपैटिबिलिटी क्या नजर आती है, कार्ड की एनर्जी क्या कहती है। तो मेरे पास 3 कार्ड आ चुके हैं और सूरत हाल जो मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए सूरत हाल ये थी कि खान साहब और बुशरा बीबी के मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे और आपस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी थी, मगर इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है। खान साहब और बुशरा बीबी मौजूदा पोजीशन में कंप्रोमाइज़ की सूरत हाल में है और जो खबर आप चाहते हैं बड़ी खबर वो नहीं मिलेगी। अच्छा मुझे शॉर्टली सा कमेंट कर दीजिए क्योंकि आगे और भी बहुत सारे ख्वाब हैं जिन्होंने देखे हैं, ख्वाहिशें हैं जो पूरी होनी बाकी हैं और हमने वो प्रोग्राम में डिस्कस करनी है। लेकिन शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा कि पीटीआई का अगला चेयरमैन जो है वो क्या देखते हैं, कि फैमिली में से देखते हैं जो इस वक्त के चेयरमैन है उनकी कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है या जो उनके पार्टी लीडर हैं 2-3 उनमें से कोई हो सकता है। कौन हो सकता है? फैमिली में से तो नहीं नजर आता जी, फैमिली में से नजर नहीं आता पीटीआई का। और आप देखेंगे कि इनकी पार्टी में से कोई बंदा सामने जी ठीक है। साथ भाई आप शॉर्टली कमेंट कीजिएगा। एक तो जाहिर है पीटीआई के चेयरमैन के बारे में कि उनकी क्या वो एग्जाइल में जा सकते हैं, और दूसरा ये इस वक्त पार्टी को कौन टेक ओवर कर सकता है, फैमिली में कोई हो सकता है। देखिए जो इमरान खान हैं इनके बारे में मेरे ख्याल 2010 में एक लाइव टीवी चैनल पे मैंने इनको फिनिक्स बोला था। तो उस वक्त लोगों को बात समझ नहीं आई, बाद में मैंने डिटेल में समझाया कि ये फिनिक्स हैं और फिनिक्स एक ऐसी परिंदा होता है जो अपनी तबई मौत मरता है, फिर वो राख बनता है। राख बन के जब उठता है तो वो अपने पहले से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है और ये उनकी लाइफ में साबित भी हो रहा है और अब लोग इस बात को डिस्कस भी कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी है, चले हम यही नहीं टेम्परेरी नहीं, इस दफ़ा टेम्परेरी नहीं है। अच्छा इस तरह लॉन्ग टाइम है शायद, ये लॉन्ग टाइम। देखिए ये अब इलेक्शन भी अगर आ जाते हैं, टिकट भी दे दिए जाते हैं, कौमी असम्बली के टिकट दे दिए, सूबाई असम्बली के टिकट भी दे दिए, इलेक्शन भी अनाउंस हो जाते हैं, सब कुछ हो जाएगा। आप मेरी बात याद रखिएगा कि इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट भी हो जाएगी, लेकिन टिकट या तो लोग वापस करना शुरू कर देंगे या लोग दूसरी जमातों में सरेंडर के उधर जाना शुरू कर देंगे। यानी पीटीआई इलेक्शन में कंटेस्ट तो ज़रूर करेगी लेकिन वो नजर नहीं, उनका वोटर जो है ना वो वहाँ नहीं जाएगा, वोटर जो ना वोटर जाएगा ना उनके अपने कैंडिडेट जो है वो उस तरह से मुतहरिक होते दिखाई देते हैं। चले दैट्स ऑल अबाउट द पीटीआई कि वो इस वक्त क्या है और आगे क्या हो सकता है। लेकिन इस वक्त पीडीएम की जमातें और ख़ासकर मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का। सामिया ये बताइएगा किसका ख्वाब पूरा होगा,
चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब नवाज शरीफ साहब का पूरा होगा, या फिर आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पहली बार पाकिस्तान के वजीर आजम बनने जा रहे हैं, ये ख्वाब उन्होंने भी देख लिया है और जरदारी साहब तो इसके लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं? मैं पहले कहती हूँ कि अगर जरदारी साहब ने ख्वाब देख लिया है तो सितारे साथ देना दे, किस्मत उनका साथ जो है ना वो चल पड़ेगी, क्योंकि जरदारी साहब के सपने तो हमने पूरे होते आंखों से देखे हैं। मैं हमेशा से बात कहती हूँ कि थर्ड टाइम नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने तक की तो पेशगोई की थी, उनके कम बैक की पेशगोई भी की, उनके -1 होने की भी पेशगोई पूरी हुई, और अब कम बैक भी इस साल के आखिरी 6 महीनों में, ये पिछले साल की पेशगोइयों में मौजूद है कि हमने कहा था इस साल कम बैक करें। जहां तक आपका सवाल है तो ये सियासी जोड़ तोड़ से अगला सेटअप भी चलेगा। आप हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी को वाज़ेह बढ़तरी मिल जाएगी। जब लोग कहते थे कि नून लीग का सफाया हो गया, नून लीग खत्म होगी, मैं तब भी कहती थी कि नून लीग जल्दी जो है कहीं नहीं गई, वो जल्दी आप फिर स्क्रीन पे देखेंगे। और जिन नामों का शहबाज शरीफ साहब के नाम की मैंने कहा था आप गूंज सुनेंगे, वो आप लोगों ने सुनी। उसके बाद जो है ये अभी भी अलायंस के साथ ही दोनों पार्टीज जो हैं वो चलेंगी। और मुझे ऐसे लगता है कि देखिए अगर तो इलेक्शन होता है 2025 में तो फिर मरियम नवाज साहिबा का सितारा बहुत बूम पे आता है, और उस पार्टी से, पीपल्स पार्टी से जो आसिफा बख्तावर जी लॉन्च होने जा रही है ना, ये पीपल्स पार्टी का भी बड़े जोर से कम बैक कराती हैं। असल में इनका गुटलक कार्ड जो है, वैसे तो मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे जरदारी साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छे से बिलावल को ग्रूम किया है, लेकिन उस फैमिली से मैंने हमेशा कहा है कि जिस दिन आसिफा जी लॉन्च हो गई वो पार्टी फिर उसकी परवाज नहीं रुकी। तो आपको लगता है कि बिलावल से ज्यादा आसिफा के सितारे जो हैं वो सही हैं और वो आगे चलकर इक्तदार में उनके लिए ज्यादा मौके हैं? बेनजीर साहिबा की रिफ्लेक्शन मैंने, क्योंकि जायचों को पढ़ा है और इंडिविजुअली पढ़ा है, तो जो बेनजीर साहिबा के जायचे की जो रिफ्लेक्शन है वो आसिफा के जायचे में नजर आती है। जी ठीक है। बिलावल आपको वजीर आजम बनते दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, ये बिलावल साहब के सितारे भी इस वक्त बड़े पावर में चल रहे हैं, लेकिन मुझे हमेशा से लगता है बिलावल साहब बहुत लंबा अपना सियासी कैरियर सस्टेन नहीं करेंगे। यहाँ से आसिफा भुट्टो जो है ना, वो जिस दिन उठ गई वो छा जाएंगी। जी, जिस दिन फ्रंट पे आसिफा आ गई उस दिन फिर वो छा जाएंगे। जी ठीक, जी ठीक है। अभी जॉइंट आपको जाहिर है कि अगला सेटअप भी लग रहा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, इसके ऊपर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान पहुंच जाएंगे खैर खैरियत से, नाहली भी खत्म हो जाएगी उनकी? देखिए ये प्रेडिक्शन भी ऑन एयर मौजूद है, और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस वक्त जो है दुबई में सारा जोड़ तोड़ होगा। तो ये तो मैंने दिसंबर में कहा था कि 2023 के सेकंड हाफ में नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, फिर आप इलेक्शन की गूंज सुनेंगे, ये मैंने दिसंबर में बोला हुआ है। तो नाहली भी खत्म होने जा रही है नवाज शरीफ साहब की, कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा? देखिए अब उनकी सरसती खत्म हो गई है। जब वो थर्ड टाइम वजीर आजम बने थे वो सरसती के असर में थे, तब भी मैं हर टीवी पे बैठ के कहती थी, उसी की बिना पे मैंने कहा था कि ये -1 हो जाएंगे, लेकिन नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इल्मी बात वही होती है कि जिसकी दलील दे के बात की जा सके ना, तो दलील मेरे पास ये थी कि इस वक्त ये -1 हो जाएंगे, लेकिन नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अब उनकी सरसती खत्म है, आप फिर से देखिए कि आज वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं, अल्लाह की शान है। तो यानी कि इस वक्त उनका भी ब्राइट फ्यूचर आप देख रही हैं। दाऊद जी, आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त किसका फ्यूचर ब्राइट है? बिलावल का है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आसिफा का है, या फिर कोई और वजीर आजम बनने जा रहा है? देखिए, मैं सामिया खान की इस बात के ऊपर पूरा इत्तेफाक करता हूं कि आने वाली सियासत जो है वो जोड़ तोड़ की ही सियासत होगी, मगर इस सियासत में नवाज शरीफ का पल्ला भारी रहेगा। तो मैं ये कहता हूं कि आने वाला जो वक्त है, खासकर अगर हम 2024 को देखें तो आने वाला जो साल है मुस्लिम लीग नून का साल होगा, और मैं इसके ऊपर प्रेडिक्शन देना चाहता हूँ कि आपको जो वजीर आज़म होगा आने वाले साल में वो जो है मुस्लिम लीग नून से नज़र आएगा। और
और कोई भी हो सकता है, मैं ये प्रिडिक्शन नहीं देना चाहता कि शायद वो नवाज शरीफ हो, मरियम चौथी बार नवाज नवाज शरीफ सब हो सकते हैं या फिर मरियम नवाज? देखें, मैं इन दोनों की एनर्जी चेक कर लेता हूँ, टैरो कार्ड से देख लेता हूँ, मगर वजीर आजम जो है मुस्लिम लीग नून से नजर आएगा। और इसको हम देख लेते हैं टैरो कार्ड से कि नवाज शरीफ की मौजूदा एनर्जी क्या है। ये टैरो कार्ड से देखिएगा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। सामिया ने नहीं कहा कि कौन वजीर आजम होगा, लेकिन आप बताने जा रहे हैं, दाऊद जी हमें बताने जा रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। दाऊद जी हमारे साथ हैं, वो इस वक्त टैरो कार्ड रीड करके हमें बताएंगे कि अगला वजीर आजम कौन होगा। बल्कि उन्होंने तो नून लीग के पलड़े में डाल दिया वजारत उज़्मा, लेकिन कौन होगा नून लीग से ये अभी बताएंगे। चलें जल्दी से बता दीजिए। देखिए जी, हम टैरो कार्ड की एनर्जी से चेक करते हैं कि आने वाले वक्त में नवाज शरीफ की एनर्जी क्या है और मरियम की क्या है, या मुस्लिम लीग नून की एनर्जी क्या है। तो इस एनर्जी से हम देख लेंगे कि हमारा वजीर आजम किस तरफ से आता है। तो आने वाले वक्त में नवाज शरीफ साहब की एनर्जी क्या है, आने वाले वक्त में नवाज शरीफ साहब की टैरो कार्ड से एनर्जी क्या नज़र आती है। तो देखते हैं नवाज शरीफ साहब की एनर्जी क्या है। तो नवाज शरीफ साहब, आप देख लें कि आपके हाथ में आए, आप खुद वज़ीर आज़म बन जाएं या अपनी बेटी को बना लें, और आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इस वक्त वजारत उज़्मा के लिए जाना। घर में ही है, फॉरवर्ड है, लॉजिकली देखेंगे, बेटी के पास हो या फिर बाप के पास हो। साथ भाई आप बताइए जल्दी से कि अब नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, दाऊद जी कह रहे हैं, और PMLN छा जाएगी अगले इलेक्शन में। वजीर आजम नवाज शरीफ हूँ या बेटी हूँ, दोनों में आप बताएं कौन है। देखिए, अगर हम 3 की बजाय 4 आदमी कर लें, बिलावल जिसको हम टेम बॉय भी कहते हैं, और हमज़ा को भी शामिल कर लें, मरियम, उनको भी, चारों को जब शामिल करें तो मुझे प्रायोरिटी बेस पे शहबाज शरीफ ही नज़र आते हैं। ये देख लीजिएगा, शहबाज शरीफ बिल्कुल वो मुझे नज़र आते हैं। हाँ, कशमकश मरकज़ में थोड़ी बहुत ज़रूर होगी, और पंजाब तो क्लियर कट नून लीग के पास आता है, लेकिन मरियम के बारे में ये कहना है कि मरियम आ रही हैं और उनका चांस है, ना मरियम का है ना हमज़ा का है। और मुझे तो काफ़ी हद तक ये लगता है कि नवाज शरीफ भी नहीं आ सकते, किसी पाकिस्तान नहीं आ सकते? नहीं, पाकिस्तान तो आ सकते हैं, लेकिन एज ए PM बच्चों के बाद नो, बल्कि नहीं, अब हाँ, ज़्यादा चांसेस जो हैं वो शहबाज शरीफ उनके हैं। सामिया, यहाँ पे मेरी मुश्किल हल कर दे, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ कि ये साद भाई कुछ कह रहे हैं, दाऊद जी कुछ कह रहे हैं। आप बता दें कि किसने वजीर आजम बनना है। PMLN को तो उन्होंने वोट दे दिया। मैं बड़ी सेंसिटिव पोजीशन से मैं गुजारी गई हूँ, मेरा बड़ा इम्तिहान लिया है पाकिस्तान। बस एक और मेरी मुश्किल हल कर दें बस। मैं ये नहीं बता सकती कौन होगा, ये सचमुच गैब का इल्म है, ये मैं नहीं बता सकती। हम ये कह सकते हैं कि फलां का सियासी सितारा उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहा है, शहबाज शरीफ का सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये मैं नहीं कह सकती कि अगले वजीर आजम की चुनौती में भी उनका नाम होगा। सचमुच ये मेरे डोमेन कवर नहीं कर सकता। नहीं, देखिए सामिया बहन, दुनिया TV पे जब यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाया गया था तो हम दोनों लाइव टॉक शो में थे, तो हम दोनों ने कहा था कि राजा परवेज़ अशरफ वो आ रहे हैं। तो आज क्यों हिचकिचा रही हैं? आज भी नाम बताएं। याद होगा वो दिन आपको कि हम इकट्ठे लाइव शो कर रहे थे। ख्वाहिश तो कोई नहीं है सामिया, आपकी ख्वाहिश तो नहीं है कोई और आए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, उस वक्त में शायद उनका सियासी सितारा मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा, मेरे पास सचमुच ये चीज नहीं है। अव्वल तो मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले तो इलेक्शन ही डाउटफुल है कि सेकंड हाफ में हो जाए, ठीक है। अगर ये सेकंड हाफ में इलेक्शन नहीं होता तो ये 2025 में जाता है। तो मैं कैसे कह दूं अभी से, ये इतनी लॉन्ग वे स्टोरी, मुझे सचमुच ये बात नहीं पता। सामिया, इसके बारे में चलें, इसके बारे में बताइए। जैसे आप कह रही हैं कि इलेक्शन तो अभी तो इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, इलेक्शन कमीशन भी मुतहरिक हो गया है, उसने ये भी कहा है कि अपने दरखास्तें पार्टीज जमा करवाएं, जो निशान है उनको वो अलॉट किया जाएंगे। यानी कि अभी तो गवर्नमेंट भी फुल फॉर्म में है कि इलेक्शन की तरफ जाना है, और वो कह रहे इम्कान है, लेकिन अभी मैं इस पे फुली मैं नहीं कह सकती कि इस इलेक्शन आपका 11th आवर पे ये भी हो सकता है कि इसको पोस्टपोन करके या 24 या 25 में इलेक्शन जा सकता है। मैं इस साल मुझे नजर नहीं आता कि अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन। अच्छा सामिया, ये बताइए, ये असेंबली ही रहेगी, यही वजीर आजम रहेंगे, या फिर निगरान सेटअप आ जाएगा और उसके बाद प्रोलॉन्ग होगा? निगरान सेटअप आएगा।
निगरान सेटअप आने वाला है, लेकिन इलेक्शन होता दिखाई नहीं दे रहा है। दाऊद जी जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि ये इलेक्शन के बारे में तो पहले बता दीजिए, हम तो वजीर आजम के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो इलेक्शन ही नहीं हो रहा। इलेक्शन अनाउंस हो गए और अक्टूबर नवंबर में फाइनल तारीखें तय होंगी और 2024 को इलेक्शन होंगे और ये आपको मार्च में क्लियर हो जाएगा। मार्च तीसरे या चौथे महीने में इलेक्शन की आप लोग तैयारी करें, इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आ जाएंगी। क्लियर हो जाएंगे। आपका ख्याल है कि 2024 में इलेक्शन हो जाएगा और केयर टेकर सेटअप आएगा और वो इलेक्शन कराएगा, लेकिन कुछ आप भी ये कह रहे हैं क्योंकि 2 महीने का टाइम होगा, अगर ये असेंबली मुद्दत पूरी करती है, 1-2 दिन पहले तहलील कर दे तो वो एक अलग बात है कि 3 महीने का टाइम मिल जाएगा, लेकिन फिर भी तो ये टाइम तो आगे बढ़ रहा है ना, जैसे सामिया कह रही है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, टाइम बढ़ेगा मगर इलेक्शन जरूर होंगे और इलेक्शन का जो है फैसला लेकिन सामिया कही है कि 2025 में होंगे, अगर केयर टेकर सेटअप आ जाता है तो 2025 में होंगे। साथ भाई आप भी बताइए कि ये क्या असेंबलियां जो है वो तहलील हो जाएंगी और उसके बाद जो केयर टेकर सेटअप है उसका आपको लगता है कि जैसे पंजाब में हुआ है कि केयर टेकर सेटअप ही है वो परफॉर्म कर रहा है और ऐसे ही वफाक में भी नजर आ रहा है आपको? देखिए ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये तो अनकरीब आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसका ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि वो मौजूदा हुकूमत जो PDM की है उनके जो टारगेट सेट कर रहे हैं जो आजकल, जब उनके वो टारगेट अचीव हो गए फिर वो इलेक्शन करवाएंगे। और इसलिए ये मैं कोई बात कंफर्म नहीं कह सकता कि 3 महीने में हो जाएंगे या 4 महीने में हो जाएंगे, ये तो डिपेंड करता है कि उनके टारगेट क्या हैं। ये मौजूदा देखिए एक अदालतों से रिलीफ है ना, मिलना है उनको, नवाज शरीफ साहब ने आना है और रिलीफ मिलना है। हाँ, तो लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ये प्रोलॉन्ग भी कर सकती है जब तक उनको हालात साजगार नज़र नहीं आएंगे, इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। हालात साजगार 2 महीने में नज़र आ गए कि भाई गिरफ्तारी तो साजगार ही है ना, एक पार्टी से खतरा था वो तो वैसे देखिए मौजूदा हुकूमत जो काम कर रही है ना, मौजूदा हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, PDM की जो गवर्नमेंट है जो काम कर रही है, ज़रा ये चंद दिन पहले की बात देख ले, अभी फ्रांस के अंदर खबरें देखें ना, एक बच्ची को गोली मारी गई, लग गई गोली, डेथ हो गई, लेकिन अवाम ने गुस्सा कहाँ निकाला, देखो पूरे फ्रांस को जला के रख दिया। इसी तरह अवाम में भी कई गुस्से हैं, महंगाई का है, बेरोज़गारी का है, लाकानूनीत का है। अभी कई बातें ऑन एयर नहीं आ रही, छुपाई जा रही हैं। इस्लामाबाद लाल मस्जिद में क्या हो गया, कराची में पठान उनके लड़ाई झगड़े हो गए, कई मसाइल सर खड़े हो रहे हैं। ऊपर से 23 जनवरी 2023 को लेटर लिख दिया इंडिया ने कि भाई ख़त्म टाइम सिंध तास माहदे के तहत हमारा ख़त्म हो गया माहदा, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और ये इलेक्शन को डिस्कस करना तो बड़ी मामूली सी बात है। और अगर इसकी मुल्क की बेहतरी के लिए अगर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट प्रोलॉन्ग हो भी जाती है और मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है तो कोई हर्ज, कोई बुरी बात नहीं है। मुल्क जो है ना उसके लिए हालात बेहतर होने ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन इलेक्शन। और ये मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और आते कर वो हालात पैदा करने हुकूमत के लिए जो चाहे करे, हुकूमत होती है। अब आप देखिए, मैं थोड़ा आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम को पोलिटिसाइज प्रोग्राम नहीं करना चाहता, ये बड़ा बुरा सानिया, मैं सानिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि कोर कमांडर हाउस तो में जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का घर जो था बिल्कुल सही सलामत रहा। घर के आगे पीछे हर चीज़ प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी कुछ असला भी देखा गया और मारधाड़ के सीन भी देखे गए, लेकिन घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन कोर कमांडर हाउस जो है उसको डैमेज कर दिया गया। बिल्कुल सब मजम्मत करते हैं और अफसोस भी करते हैं और स्याह दिन के तौर पर भी मनाते हैं। तो अब ये जो है, अब ये PDM की हुकूमत है, अब आगे चलकर ये जॉइंट रहती है या नहीं रहती? सामिया, आपको क्या लगता है कि ये इत्तेहाद कायम रहेगा अगले इलेक्शन तक भी? दैट्स अ क्वेश्चन। इनकी मजबूरी है जो है मुत्तहिद होके चलना, ये इनकी मजबूरी है। खुशी से तो कोई नहीं चलेगा इनमें से एक दूसरे के साथ, तो इस वक्त मजबूरी होगी अगर मुल्क को बचाना है और आगे लेके चलना है, या इन्होंने अगले दौर में इलेक्शन अगर होना है और नया एक स्टेबल सिस्टम आना है। मैं वही तो कह रही हूँ, क्या वजीर आजम चुन रही है, पहले इलेक्शन तो हो जाए। आपने तो वजीर आजम के नामों पे पर्चियां भी निकलवा दी।
لیکن ہمیں تو یہی پتہ ہے نا کہ آئین کے مطابق الیکشن ہونے ہیں. اگر یہ اسمبلی مدت پوری کرتی ہے 2 مہینے میں الیکشن ہونے ہیں, لیکن پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن ایک کیونکہ پروگرام میں وقت بہت کم رہ گیا, یہ نئی پارٹی آئی ہے استحکام پاکستان, اس کا کیا الیکشن میں آپ دیکھ رہی ہیں؟ جہانگیر ترین سب کا وہ نااہل بھی ہیں, کیا وہ اہل ہو جائیں گے؟ ان کا الیکشن میں, اگلے الیکشن میں رول کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ بھی ایک پیش گوئی آن ایئر ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہوگی پی ٹی آئی, اس کے اندر بہت سارے پریشر گروپس بنیں گے, کیونکہ یہ اصل پی ٹی آئی تو آپ اس کا شاید وجود ہی اللہ نہ کرے, مجھے تو لگتا ہے ختم ہی ہو جائے گا. اس میں بہت سارے پریشر گروپس بنیں گے اور یہ پریشر گروپ کے طور پہ چلے گا, کسی نہ کسی کے ساتھ الائنس کر کے. میں کہوں گی کہ یہ ایز پی ٹی آئی کی طرح مقبول ہو جائیں گے, یہ آؤٹ آف کوسچن ہے ابھی فی الحال. جی ٹھیک ہے. داؤد جی آپ بتائیے گا کہ یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اور جہانگیر ترین کا مستقبل کیا ہوگا؟ استحکام پاکستان پارٹی کا جو مستقبل ہے ابھی تو مجھے ایسا عیاں نظر نہیں آتا. 2 سے 3 سیٹ ممکن ہے کہ الیکشن ہو تو لے سکتی ہیں, مگر ابھی ان کو بہت محنت درکار ہے اور یہ الائنس کریں گی. اور ان کی بات چیت تو ہے کسی نہ کسی بڑی پارٹی کے ساتھ, مگر وہ ہڈن ہے. اور کیونکہ ستاروں کی چالیں دیکھیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے, تبدیل بھی ہو سکتی ہے. جی سعد بھائی آپ کا لاسٹ کومنٹ ہے پلیز. ہاں میں یہ بات کہتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ بات, کہ یہ مجھے اگر الیکشن اگلے 2 مہینے میں ہوتے ہیں, 6 مہینے میں ہوتے ہیں, سال میں ہوتے ہیں, 2 سال میں ہوتے ہیں, آئے گی ہنگ پارلیمنٹ, میجارٹی کے ساتھ کوئی بھی نہیں آئے گی. جہانگیر ترین کا مستقبل کوئی مستقبل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سعد بھائی اور داؤد جی, آپ کا بھی شکریہ. سامیہ خان آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. دیٹس آل ٹو نائٹ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.